हमारे साथ है जी बानू मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी है बानू, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी, क्या पूछना चाहेंगी? मुझे एलर्जी है, तकरीबन 15 साल तो हो गए होंगे। मुझे छींकें आती है, जब दौरा पड़ता है मेरी हालत ऐसी हो जाती है कि मैं कहीं बैठने जैसी नहीं रहती हूँ। और कोई दवाई मुझे जो भी दवाई मैं लेती हूँ एलर्जी या होम्योपैथिक से कराऊँ, थोड़े दिन के बाद वो बेअसर हो जाती है। एक कोर्स आपको भी शायद पता होगा, इस्लामाबाद से टीम आती है कराची, मैंने उनसे भी कोर्स कराया। 2 साल मैंने इंजेक्शन लगवाए पेट में, हर हफ्ते मुझे 2 इंजेक्शन लगते। मैंने पूरा वो भी इलाज करा, पूरा 2 साल। मगर उसके बाद साल 1.5 साल सही रही, वो दौरान इलाज सही रही। उसके बाद भी 1-1.5 साल सही रही, फिर अब 2-3 महीने से फिर शुरू हो गई। आपको खुशबू आती है? खुशबू जी, मैं समझ नहीं सकती। आपको स्मेल आती है, खुशबू आती है? बहुत कम, ये हिस्स बहुत कम रह गई सूंघने की, मेरे अंदर खुशबू बदबू बहुत कम मुझे महसूस होती है। सही। और आप अपना बेसिकली आपको ये समझना है कि एलर्जी जो है ब्लड प्रेशर और शुगर की तरह एक कंडीशन होती है। तो आपके जो कुव्वत मुदाफ़ियत है ये ज़रा ओवर रिएक्टिव हो जाता है कुछ चीज़ों से जो ट्रिगर करते हैं आपके नज़ले को या उस पूरे रिएक्शन को, जिसमें नज़ला, स्किन में इरिटेशन, आँखों में इरिटेशन होती है। और बाज़ दफ़ा क्या होता है कि आपकी नाक की हड्डी के अंदर जो है कुछ टेढ़ापन होता है अंदर, जिसको DNS कहते हैं, और जो आपको साइनसेस और ये सारी कंडीशंस की तरफ जो है ज़्यादा सेंसिटिव कर सकती है, कि जिसमें आपको सर में दर्द और जो शिद्दत है उसकी बहुत हो जाती है। आपने इम्यूनोथेरेपी करा ली है, जो फैक्टर्स हैं वो आपने बेहतर करें, मगर जो आपकी ओवरऑल जनरल कंडीशन है राइनोसाइनसाइटिस कहेंगे, एलर्जी उसमें एक कंपोनेंट है, उसमें बाकी सारे कंपोनेंट्स के उसमें इन्फेक्शन है नहीं है, और आपकी नाक की हड्डी की बनावट कैसी है और आपका एनवायरनमेंट कैसा है। एनवायरनमेंट की हमने अभी बहुत बात करी है कि आपको स्टीम लेनी चाहिए, नमक के पानी से गरारे करने चाहिए, और एक दफ़ा प्रॉपर चेकअप के लिए आ जाए ताकि आपकी एलर्जी का प्रॉपर मैनेजमेंट हो। क्योंकि अगर आप इसको सही नहीं करेंगी तो 20% चांस होता है कि बाद में ये आपका जो नीचे का एयरवे है, जो लंग्स हैं, वो रिएक्टिव हो जाए या दमा होने का खदशा हो। ओके, चलिए, आई एम श्योर कि आपको काफ़ी फाका हो। लेकिन मुझे बताएं डॉक्टर साहब, ये तो वैसे तो कहते थे जी छींक आ जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको सुबह दिन में कोई 10 दफ़ा छींकें आ जाएं, सो इज़ इट नॉर्मल? नहीं, अगर 10 दफ़ा आ रही है तो दैट्स अबाउट कि आपका IgE लेवल बढ़ रहा है, आपको एलर्जी ट्रिगर ऑफ हो रही है, और अगर ये कंटिन्यू होती रही तो आपके एयरवेज बंद हो रहे हैं, तो दिस कैन लीड टू एन इमरजेंसी। ठीक है, तो एलर्जीज़ को लाइटली नहीं लेना चाहिए। आई नो कि एक ही चीज़ होती है कि नज़ला आ रहा होता है, टिश्यूज़ यूज़ कर रहे होते हैं, और जैसे ही दवाई बंद करें तो चीज़ें वापस आ जाती हैं। बट दैट्स द थिंग कि ये ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ की, आप शुगर की इंसुलिन तो लेना बंद नहीं करेंगे 2-3 दिन, तो आप एलर्जी को इस तरह आप मिस मैनेज हम लोग कर लेते हैं, और फिर अगेन उसमें हम लोग जब थोड़ा सा बलगम आपका कुछ चेंज होता है, खुद से एंटीबायोटिक्स लेना, ये वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, स्पेशली जब इसमें साइनसाइटिस इन्वॉल्व हो। बच्चों में भी ये बहुत कॉमन हो गया है एलर्जीज़ का एग्जाजर्बेशन होना। उनमें जो ये एलर्जीज़ का एग्जाजर्बेशन है, टॉन्सिल्स की एक किस्म होती है एडेनोइड्स, वो बढ़ते हैं, फिर इनको यूस्टेशन ट्यूब डिसफंक्शन होने का खदशा होता है, जिसमें बहरापन आ सकता है। फिर वही है कि अब एलर्जी की वजह से बच्चा जो है, आप जा तो रहे स्कूल मगर उसको सुनाई नहीं दे रहा, उस पर आप अनड्यू प्रेशर डाल रहे हैं अपने बच्चे पे, एक जगह भेज के जहाँ वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो बेचारा खुद जो है वो स्ट्रेस में चला जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अपने बच्चों को, जिनको ये छींके ज़्यादा आए या नज़ला हर वक्त रहे या गले बार बार ख़राब हो, एक दफ़ा प्रॉपर चेकअप करवा ले एक पीडियाट्रिशियन या एक ENT सर्जन को, जस्ट टू मेक श्योर कि कोई अगर फिजिकल चीज़ है तो हम लोग सही कर देंगे, अगर कोई मेडिसिनल चीज़ है तो ये भी आराम से हैंडल कर मेरा तरह निकाल दिया, क्योंकि मुझे दिन में 10-12 छींके तो आती ही आती है, और मेरे लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि ये पता नहीं कितने अरसे से छींके मारती है। मुझे तो चलो कि किसी से एलर्जी थी, खुद ही ठीक हो गई, मेरे नाक ने उसको अंदर जो है ना किसी भी ऐसी एलर्जी को घुसने नहीं दिया। सो इसका मतलब है ये सही चीज़ नहीं है।
देखिए, डिपेंड्स कि आपको किसी स्पेसिफिक से है, उसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है, लाइक एनवायरमेंटल एलर्जन टीम से एलर्जी हो जाती है मुझे कभी कभी अपनी टीम देख के ऑफिस आते कभी कभी एग्जैक्टली आपको होता है, ठंडा गर्म भी हो जाता है। हाँ तो टीम से तो खैर वो अलग इशू है, मगर जो इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं, जैसे अब यहाँ का इन्वायरमेंट देख लें, फॉर एग्जांपल एसीज चल रहे हैं, और हमने शुरू में बात करी थी, अब एसीज बहुत बड़े हैं, हमारा एनवायरनमेंट बहुत ह्यूमिड है, और एसीज जर्म्स को रिसर्कुलेट करते हैं। जी बिल्कुल। अब इसका जो प्रिकॉशनरी मेजर ये होता है कि आप कमरे में पंखे को लो स्पीड पे रखें, क्योंकि इट थ्रोज द बैक्टीरिया, द डस्ट ज़मीन की तरफ वो पुश करता है। दिन में 2 दफ़ा पोछा लगाएं, सारे डस्ट एलर्जेंस उस पर लगेंगे, तकिए के कवर्स को चेंज करें, और डस्ट को अवॉइड करें जहाँ डस्ट हो, और मगरिब और सुबह के वक्त और मगरिब के वक्त, जब बच्चे स्कूल जा रहे हो या शाम को खेल रहे हो, उस वक्त जो है फेस मास्क, मॉस्पेल, डेंगू वगैरह से बचने के लिए, मच्छर आपके मगरिब और उसी टाइम आते हैं, उस टाइम बस ज़्यादा प्रिकॉशंस लें। नॉट थ्रू आउट द डे, आप अपना नॉर्मल काम करें, बट मगरिब के वक्त बच्चों को मॉस्पेल लगाएं, घर में बुला लें, और जो है ये सारे प्रिकॉशंस अवॉइड करें कि जितनी ऐसे किसी अर्ली मॉर्निंग, और वो रश आवर भी होता है ना, ट्रैफिक होता है, एनवायरनमेंट भी ख़राब होता है, मच्छर भी आ रहे होते हैं, सो लाइक इस मौसम में थोड़ा वैसे तो कोशिश करते हैं घर में पानी आप कहीं खड़े होने ही ना देना कि जिसकी वजह से मच्छर आए, और क्लीनलीनेस भी ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अब देखें, उन लोगों को तो मैं कुछ नहीं कह सकती जिनके इलाकों में बारिश हुई है और अभी वहाँ पानी नहीं निकला, तो ऑफकोर्स वहाँ पे मच्छर भी आएंगे। कोशिश करें अपने बच्चों को जो है ना वो घर के अंदर ही रखें, और इंडोर एक्टिविटीज़ में बच्चों को आप ज़्यादा इन्वॉल्व रखें। डॉक्टर नाम, आप मुझे एक बात बताइएगा, आजकल हम देख रहे हैं कि पहले जो जैसे अगर नज़ला जुकाम खांसी था, चले वो भी ठीक हो जाता था, अब जॉन्डिस सारे, आजकल हम देख रहे हैं कि जॉन्डिस, टाइफाइड जो है ना, ये एक बड़ी डिफरेंट शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेते हैं, और कभी कभी मामलात कुछ इतने बिगड़ भी जाते हैं कि इसमें जान जाने का खतरा भी पैदा हो जाता है। ये इतनी सिविरिटी क्यों आ गई है? ये मिस हैंडलिंग हो रही है, मिस मैनेजमेंट हो रही है हमारी तरफ से कहीं? आपके क्वेश्चन का भी मैं जवाब देती हूँ, आई एम सो सॉरी, लेकिन अभी आप थोड़ी देर अभी जो आप मेंशन कर रही थी उसमें आई वुड रियली लाइक टू ऐड, हम अभी डेंगू की बात कर रहे थे ना, मच्छर की, तो बिफोर आई गो ऑन, तो मैं उसमें ये कहूंगी कि अभी आपने जिक्र किया कि बच्चों को हम इंडोर एक्टिविटीज में एंगेज करें, सो आई डोंट अग्री विद दैट। बच्चे आउटडोर एक्टिविटीज जरूर करें, लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने कहा था ना कि मॉस्पेल वगैरह लगाएं, कोई फुल स्लीव्स के कपड़े पहना दें, पैंट्स पहना के जाएं। बच्चों के लिए हेल्दी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज बहुत जरूरी है। हाँ, लेकिन वही वाली बात है कि घर के अंदर जैसे है कराची की सिचुएशन में, पानी तो हमें खड़ा रखना पड़ता है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, जैसे सिचुएशन है वाटर सप्लाई की, लेकिन उसको ढक के रखें जहां जहां हमारे लिए पॉसिबल होता है। सो आई जस्ट थॉट कि दिस इज वर्थ मेंशनिंग। एंड देन कमिंग टू योर क्वेश्चन, हाँ बिल्कुल, अभी रिसेंटली जो आपने मेंशन, नॉट रिसेंटली, अब तो खैर काफी साल हो चुके हैं कि हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टाइफाइड की जो वेरिएंट आ रहा है वो XDR टाइफाइड के नाम से आ रहा है, विच इज एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टाइफाइड। सो और बिकॉज दिस इज, सर मैं चाहूंगी, आप बात बड़ी सही करी, पते की बात करी, मैं चाहती हूँ लोगों तक पहुंचे भी, लेकिन ब्रेक का वक्त भी आ गया, फिर मैं आपको आगे इंटरप्ट नहीं कर सकूंगी। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं, डॉक्टर क्वेश्चन को आगे जो कंटिन्यू करेंगे। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डॉक्टर अन्ना हमारे साथ मौजूद थे, और मैं टाइफाइड के वाले से बता रही थी कि देखिए जो पहले टाइफाइड के जो जिस तरह से लोगों को होता था वो डिफरेंट था, और अब जो वेरिएंट एक तरह से आ गया, मैं वेरिएंट में भी इसको कह सकती हूँ, डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छी मेरे तरीके से रहनुमाई करेंगे। डॉक्टर साहब, आप टाइफाइड के वाले से बात करी थी कि अब जो टाइफाइड है वो क्यों इतना क्रिटिकल हो गया, इसमें सिविरिटी इतनी क्यों आ गई है? मैं एक्चुअली ये बोल रही थी कि ये टॉपिक आपने ऐसा छेड़ दिया कि जिसके बारे में मैं बहुत पैशनेटली फील करती हूँ, और मैं ये चाहूंगी कि इस शो से अगर हमारे व्यूअर्स कोई मैसेज लेके जाएं तो ये जरूर लेके जाएं कि ये सब हमारी अपनी गलती की वजह से हो रहा है। देखिए, किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी जरासीम के म्यूटेट करना एक नेचुरल प्रोसेस है कि टाइम के साथ साथ, वो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो इंसान है, कोई ऑर्गेनिज्म है, वो सर्वाइव करने की कोशिश करता है। अब एंटीबायोटिक्स, एंटीमाइक्रोबियल्स जो एक ब्रॉडर टर्मिनोलॉजी है, वो सब इनके खिलाफ काम करती हैं। प्रॉब्लम कहाँ से आ रहा है? प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हम मिस यूज एंड अब्यूज ऑफ एंटीमाइक्रोबियल्स कर रहे हैं। वो नेचुरल प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन जो कि होना ही था, हमें पता है कि म्यूटेशन होनी थी,
वो एक्सपेडाइट हो जाती है, वो इतनी फास्ट हो जाती है सिर्फ इसलिए क्योंकि हम एंटी माइक्रोबियल्स को गलत वजूहात से रिपीटेडली इस्तेमाल करना शुरू हो जाते हैं। तो जो जरासीम है वो अपने आप को उसके हिसाब से कन्वर्ट कर लेते हैं, समझे कि अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि वो एंटी माइक्रोबियल्स उनके खिलाफ काम ना करें। XDR टाइफॉइड अनफॉर्चुनेटली इसकी क्लासिक एग्जाम्पल है, और ये मुझे बड़ा अफसोस होता है जब भी मेरे पास कोई पेशेंट आता है XDR टाइफॉइड के लिए, क्योंकि ये एक शख्स या दो शख्स की गलती नहीं है, ये हम सब की एज अ होल गलती होती है। क्योंकि हम छोटे मोटे नज़ला, जुकाम, खांसी, बुखार के लिए फटाफट जी एंटीबायोटिक खा ली, ऑगमेंटिन नाम की एंटीबायोटिक बहुत कॉमनली यूज होती है, 1 डोज ले ली, 2 डोज ले ली, अच्छा जी अब हमारी तबीयत ठीक हो गई है, देखें एंटीबायोटिक से हमारी तबीयत ठीक हो गई है। वो तबीयत एंटीबायोटिक से नहीं ठीक हो रही होती है, वो डिजीज का नेचुरल प्रोसेस था, लेकिन उस एंटीबायोटिक को लेने की वजह से अब प्रॉब्लम क्या आ गया कि जरासीम में म्यूटेशन शुरू हो गई, वो उस दवाई से प्रोटेक्शन डेवलप कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से क्लासिक एग्जांपल है, हमारे पास किसी को डायरिया होता है जी, डायरिया हुआ, एक फ्लैजल की गोली खा ली तो जी ये तो जी पेट खराब की दवाई है। फ्लैजल एक एंटी माइक्रोबियल है, इस चीज को हम रियलाइज नहीं करते कि ये सिर्फ कोई पेन किलर नहीं है कि जिसको हमने ले लिया और छोड़ दिया और कोई कॉन्सिक्वेंसेज नहीं। इनके कॉन्सिक्वेंसेज लॉन्ग टर्म में आते हैं, जैसे कि XDR टाइफॉइड, जैसे कि हमारे पास सिवियर किस्म के फॉर्म्स ऑफ वायरल हेपेटाइटिस। आपका अगला क्वेश्चन यही था ना कि जैसे जॉन्डिस भी है तो जी वो कॉम्प्लिकेटेड क्यों हो रहा है? जी जी, क्योंकि हमारे पास अब डेवलप हो रहे हैं सुपर बग, जिनको हम डॉक्टर सुपर बग्स कहते हैं, और उनके डेवलपमेंट की वजूहात में हमारी कम्युनिटी भी है, हम हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी हैं, अनफॉर्चुनेटली बहुत सारी जगहों पे हम भी ऐसे करते हैं कि ओवर प्रिस्क्राइब कर लेते हैं। लेकिन आई थिंक हम सब के लिए ये रियलाइज करना जरूरी है कि ये हर किसी की जिम्मेदारी है, कम्युनिटी लेवल पे, इंडिविजुअल लेवल पे, गवर्नमेंट के लेवल पे, हम हेल्थ केयर के लेवल पे, हम सब के लिए रियलाइज करना जरूरी है। XDR टाइफॉइड की जो सिंगल ओरल एजेंट, मतलब आप यूं समझें कि वो दवाई, वो गोली जो हम खा के टाइफॉइड को ट्रीट कर सकते हैं, वो एजिथ्रोमाइसिन रह गई है। अनफॉर्चुनेटली अब लोगों को एजोमैक्स या एजिथ्रोमाइसिन बड़ी पसंद आ गई है, क्योंकि वो दिन में एक दफा लेनी होती है, पर लोग ये रियलाइज नहीं करते कि हम उस सिंगल एजेंट को भी कुछ सालों में रेजिस्टेंट कर देंगे, तो हमारे हाथ में क्या रह जाएगा? हमारे हाथ में IV मेडिकेशंस रह जाएंगे, जो कि देना भी डिफिकल्ट है, डेफिनेटली कैन्युलेशन करा के देनी पड़ती है, और इससे कई गुना बहुत एक्सपेंसिव है। आप यकीन करें, एक डोज अगर हम IV मेडिसिन जो XDR टाइफॉइड को ट्रीट करती है ना, अर्टापेनेम वो सिंगल डोजिंग पे होती है, उसकी एक डोज 5 से 5,500 की मिलती है, वो भी अगर अच्छी प्राइस पे आपको मिल जाए, और वंस XDR टाइफॉइड हो जाता है तो वो 10 दिन के लिए ट्रीटमेंट लेना है। सो इमेजिन कि एक दफा में ही, एक झटके में 50,000 का खर्चा। सो यू सी, इसलिए भी लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए इसको अफोर्ड करना डिफिकल्ट है, हमारी पॉपुलेशन के लिए। देयरफॉर हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड टाइफॉइड आ जाता है जी, इंटेस्टिनल परफोरेशन के साथ आ जाता है। सो मैं तो रियली चाहूंगी कि हम सब, हमारे व्यूअर्स जो भी यहाँ पे सुन रहे हैं, ये मैसेज जरूर लेके जाएं कि एंटीबायोटिक्स, एंटी माइक्रोबियल्स का मिसयूज नहीं करना चाहिए। सही, ठीक है। अच्छा, मैं आप, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का बिल्कुल क्योंकि लास्ट सेगमेंट है, तो मैं लास्ट सेगमेंट में आप लोगों से जानना चाहूँगी कि हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में घर बैठे भी ऐसी क्या चीज़ें, ऐसी क्या आदत अपना सकते हैं कि हम बीमारियों से बच सकें? क्योंकि देखें, जो मेरा शो है वो मैसेज भी देखती है, और महंगाई इतनी होगी हुई है कि लोग डॉक्टर्स के पास जाने से घबराते हैं, और वो कोशिश करते हैं कि वो एक सर दर्द की गोली से ही अपने बड़े से बड़े मर्ज़ का इलाज कर लें। सो अगर कुछ हेल्दी आदत के वाले से मैं बात करना चाहूँ तो डॉक्टर साहब, आप वो क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? आई स्टार्ट फ्रॉम यू। रेगुलर एक्सरसाइज, ठीक है, 20 मिनट एटलीस्ट वॉक करें, और हाथ की सफाई का ख्याल रखें, हैंड सैनिटाइजेशन, फेस मास्क पहने मगरिब और सुबह के टाइम जब पोल्यूशन लेवल ज़्यादा हो, और उस टाइम आप मॉस्पल भी लगाएं ताकि आपको इन सारी जो डेंगू और मच्छर के काटने से जो बीमारियां होती हैं उनसे बचें। डॉक्टर साहब, वो पेट्रोलियम जेली के वाले से बता रहे थे कि वो अगर नॉस्ट्रल्स में लगाई जाए तो, अगर आपको बहुत ज़्यादा डस्ट एलर्जीज़ है जो हमारी कॉमन प्रॉब्लम है, तो जब आप ये एक गरारे करें जो बेकिंग पाउडर और नमक के साथ, वो आप बाकायदगी से करें। दूसरा, वेस्लीन नाक के अंदर लगाएं, स्टीम लें अजवाइन और लौंग की, और मास्क पहने। यकीन करें, आपको राइनाइटिस शायद शादिर और नादिर 95% नहीं होगा।
इन चीज़ों से। डॉक्टर साहब, यू हैव बीन टू चाइना, आपने वहाँ पे लोगों को जो चाइनीज़ मेडिसिन के थ्रू क्या प्रैक्टिस करते हुए देखा, मैं चाहूँगी थोड़ा वो भी शेयर करें हमारे साथ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो गर्म पानी पीते हैं, सारा वक्त गर्म पानी पीते रहते हैं। जो कोल्ड वाटर है ना, वो आपके इम्यूनिटी को भी ख़राब करता है, और आपके उन्होंने कहा ना कि स्ट्रेस थ्रोट सिंड्रोम हो जाता है। जब ये स्ट्रेस थ्रोट सिंड्रोम होता है ना, शॉक में जाता है, तभी आपके इन्फ्लेमेशन बढ़ती है और इन्फेक्शंस होता है। जब आप गर्म पानी पीना शुरू करते हैं और गरारे करते हैं और वो पानी पीना शुरू कर देते हैं विद बेकिंग पाउडर, अलम, थोड़ी सी पिटकरी, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, थोड़ा सा नमक, और ये 3 टाइम आप ये आदत कर लें, आपके गले के इन्फेक्शंस तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। दूसरा उनकी थेरेपी में है कि कभी भी घर में जूते लेके नहीं आते। ये थेरेपी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एनर्जी मैटर कर रही होती है, एनर्जी मैटर करती है, प्लस साथ में आपके जूतों के साथ कितने इन्फेक्शन लेके जाते हैं, और छोटे बच्चों को लगते उन्हीं से ही हैं। बिल्कुल। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हैंड वॉश। हैंड वॉश का तरीका ये होता है, हम हैंड वॉश करते हैं ऐसे करके छोड़ देते हैं। हैंड वॉश प्रॉपर तरीके से करना चाहिए, स्पेशली द नेल्स, स्पेशली जो ये वाले एरियाज होते हैं उनको। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर अच्छी वाइटामिन लें, हेल्दी डाइट लें। सुबह का नाश्ता बच्चे नहीं करते, और वो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है, ईट योर ब्रेकफास्ट लाइक ए किंग। ये लोग नहीं समझते, तो वो इम्पॉर्टेंट है। उसमें ओमेगा वाली इस्तेमाल करें, जैसे अंडा खाना बहुत ज़रूरी है, हेल्दी डाइट लें, विटामिन सी सुबह लें। अगर ऑरेंजेस नहीं है, लेमन में पानी मिलाएं, गर्म पानी में मिला के पी लें शहद के साथ, यू विल गेट अ गुड एनर्जी। फिर अच्छी जो डाइट है वो है बनानास। एवरी डे 2 टेक बनानास, 2 खजूर, वो आप लें। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल खुद ब खुद एनर्जेटिक हो रही है। खजूर मतलब बनाना तो गट के लिए बड़ा हेल्दी है। बनाना और खजूर, केला और खजूर की एक कॉम्बिनेशन के साथ, तो वैसे ही आपकी हेल्थ भी अच्छी रहती है, आपकी गट भी अच्छी रहती है, आपके मांस भी अच्छा रहता है, आपकी प्रोटीन भी रहती है, और मैल न्यूट्रिएंट भी नहीं होते आप। और आजकल कोलेजन की बहुत ज़्यादा बहस हो रही है कि जी आपने कैसे ज़्यादा देर से जवान रहना, तो मेरे ख्याल से ये बनानास ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी गट की हेल्थ को जितना ये अच्छा साफ रखता है। खजूर, हाँ, खजूर, अंजीर इज अ वेरी गुड कोलेजन। लेकिन डॉक्टर साहब, मैं पिछले अपने शो में बात भी करी थी कि अंजीर को हमने मतलब एक ऐसा फल है जिसका जिक्र अल्लाह पाक ने और इसकी कसम अल्लाह पाक ने अपनी किताब में खाई है, लेकिन समहाउ हम उसको हमेशा सिर्फ एक बीमारी के साथ ही जोड़ देते हैं। बिल्कुल, ठीक है ना, रोज खानी चाहिए, ये रोज खानी चाहिए, आपको वो बीमारी हो या ना हो, मतलब इतनी बड़ी चीज़ है, लेकिन समहाउ हमने उसको जरा काफ़ी एक ही चीज़ से एसोसिएट करके ना हमने इसकी वैल्यू थोड़ी कम कर दी है। डॉक्टर साहब, आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? जैसे सर ने बताया कि बैलेंस डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ हमारी अपनी कुजीन्स में भी है, तेल का इस्तेमाल बहुत वाफिर मकदार में होता है, तो अगर कम तेल में भी खाना बने तो वो भी चीज़ें बेहतर होती हैं। और अगेन, अगर आपका बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो अच्छा होगा, वो पूरा होगा, तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी होंगे। हमारी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर। तो वो खर्चा जो आप डॉक्टर के पास जाने में या दवाइयों में लगाएंगे, आप अपनी अगर उससे ग़िज़ा बेहतर कर लें तो वो है। बैलेंस डाइट इंपॉर्टेंट है। रोटी के साथ आपने आलू ले लिया तो ये कार्ब्स एंड क्राब्स हो गया, राइट। तो बेहतर है कि आप सारे कंपोनेंट्स लें और सीड्स इन्वॉल्व करें। दही के साथ मिक्स सीड्स आते हैं आपके पास, पम्पकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड हो गया, ये बड़े अच्छे होते हैं और स्नैकिंग में आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और एक इस्पागोल की बूसी हमने सुना था हमारे बड़े इस्तेमाल करते हैं, ये भी बहुत अच्छा काम करती है, बल्कि इसके डिफरेंट फ़ायदे हैं। आप ठंडे पानी में लें, आपको अलग तरीके से फ़ायदा देगी, गर्म पानी में लें, अलग फ़ायदा है, दही में लें, चीज़ एक ही है, लेने का तरीका डिफरेंट, और आपकी मुख्तलिफ चीज़ों को जो है वो फिर एड्रेस कर रही है। तो अगेन, रूट कॉज आपकी गट और आपकी डाइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।